Hello friends, welcome to this channel G Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of the 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture physics chapter will be alternating current and today's topic will be we have solved example from 7.9 to 7.11. In the previous lecture we have already solved example from 7.1 to 7.8. Today we have solved in the head of the example 7.9 to 7.11. तीन एग्जाम्पल आपका बाकी है 9 to 11. आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन. ओके 7.9 क्वेश्चन देखो. 7.9 में दिया है कि सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरी. इसके लास्ट का जो आपका एग्जाम्पल था यानी कि एग्जाम्पल 7.8. सबसे पहले आपका ये जो 7.9 वाला जो क्वेश्चन है ना वो 7.8 से रिलेट करता है 7.8 से. तो सबसे पहले मैं 7.8 का जो कुछ लिख दो. अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे वैसे मैं लिखता रहूँगा. सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड. यानी कि अगर इस वाले एग्जाम्पल में जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है. ठीक, फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो आगे What is the frequency of the source at which resonance occur? तो आपको बताना है कि किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस अकर करेगा. आपको बताना है कि रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद किस फ्रीक्वेंसी पर होगा. यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका रेजोनेंस कंडीशन होगा. तो सबसे पहले आपको 7.8 की कुछ वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी वो मैं लिख लेता हूं फटाफट. 7.8 में दिया था मैक्सिमम वोल्टेज दिया था 283, फ्रीक्वेंसी दी थी 50 हर्ट्ज, एल की वैल्यू दिया था 25.48 मिली हेनरी, आर दिया था 3 ओम, सी दिया था 796 माइक्रोफैरेड. ये ऐसा क्वेश्चन में दिया था आपका क्वेश्चन नंबर 7.8 में. आपको ओमेगा निकालना है. ये बताओ तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है. ओमेगा इक्वल टू मैंने आपको बताया भी है 1/√LC. कोई दिक्कत नहीं, 1/√L. एल की वैल्यू कितनी 25.48. ये मिली हेनरी में है तो इसको चेंज करेंगे तो 10⁻³ इंटू सी कितना है 796 माइक्रो में है तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻6. तो ये आपका जाएगा 796 इंटू 10⁻6 1 ये आपका हो जाएगा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. इसको हम सॉल्व करते हैं. ये हमारा आता है 222.1 रेडियन पर सेकेंड. ये आपका हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति. बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको. डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रेजोनेंस की कंडीशन के लिए आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. ओमेगा नॉट से आप इसको लिखते हो. ठीक है, आगे देखो. कैलकुलेट इंपीडेंस, करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन. पार्ट बी में अच्छा तो ओमेगा आपका इतना आ गया तो फ्रीक्वेंसी, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकली ना, तो एफ कितना आ जाएगा. तो चाहो तो यहां से एफ में निकाल सकते हो. ओमेगा की जगह पे कितना 2πf. तो एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π. ओमेगा की जगह पर 222.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14. इसको हम सॉल्व करते हैं. ये आपका आता है 35.4 हर्ट्ज. क्वेश्चन तो ये भी आपका, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ये आवृत्ति है और ये कोणीय आवृत्ति है. ठीक है, आपको पार्ट बी में करंट बताना है. रेजोनेंस कंडीशन में करंट आपको फाइंड करना है कि करंट कितनी होगी. मुझे अभी बताओ तो करंट का फॉर्मूला IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z. और जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन जब ये अनुनाद की अवस्था होगी तो Z किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा. पता आपको, ये क्लियर आपको मैंने बताया है. रेजोनेंस कंडीशन में Z शुड बी इक्वल टू R. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R. और VRMS की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी थी. आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वोल्टेज दिया था तो VRMS कितना हो जाएगा, VRMS इक्वल टू VM/√2 यानी 283 अपॉन
√2। ये VRMS की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो 283/√2 इंटू R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू क्वेश्चन में आपने दिया था 3 ओम, यहाँ पर 3 मैंने यहाँ पे पुटअप किया, ये आपका करंट हमारा निकल के आता है 66.7 एम्पियर। सब डायरेक्ट फॉर्मूले पे, कुछ भी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पार्ट सी में दिया है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजोनेंस कंडीशन, पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला P = I² इंटू R, IRMS स्क्वायर इंटू R। IRMS हमने निकाल के रखा है कितना, 66.7, ये आपका आ जाएगा 66.7 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज द R विल बी 3 ओम, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 3 ओम। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13346.67 वॉट। इसको आप लिख सकते हो, पॉइंट को अगर मैं 3 डिजिट पीछे लिखता हूं तो 13.34, 1 2 3, यानी कि ये इंटू 10⁻³ वॉट। पॉइंट को मैंने 3 डिजिट पीछे लिखा, 10⁻³ वॉट को लिख सकते हो आप 13 किलोवाट। ये पावर कितना हो जाएगा आपका 13 किलोवाट, ये भी आपका है, कुछ है नहीं आपका, केवल और केवल डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 7.9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.10। 7.10 में दिया है कि एंड एन एयरपोर्ट ए पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू ए doorway of a metal detector for security reason. If he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector work? क्वेश्चन में दिया है कि जब आप एयरपोर्ट पर कोई पर्सन, जब ये मान लो कि ये मेटल डिटेक्टर है, ऐसा तो कोई गेट रहता है, कोई भी पर्सन जैसे ही इस गेट से आपका एंटर करता है, अगर इसके पास कुछ भी मेटल की कोई चीज है, इसके पास कुछ भी मेटल की कुछ है, तो ये यहाँ पर एक अलार्म क्रिएट होता है, यहाँ पर एक अलार्म आपका क्रिएट होता है। तो आपको बताना है कि ये आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फर्स्टली दैट विल बी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। कैसे करता है अभी मैं आपको बताता हूं। अनुनादी सिद्धांत, ये हमारा जो मेटल डिटेक्टर है वो कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद के सिद्धांत पे आपका काम करता है। किस तरीके से काम करता है वो समझो। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आपका डोर है जहां से आप एंटर करते हो एयरपोर्ट में, किस तरीके से आपका होता है, जहां से आप एंटर करते हो, जो डोर होता है वहां पे इस तरीके से कॉइलिंग की गई रहती है, यानी कि ये क्या है, एक इंडक्टर, ये क्या है आपका एक इंडक्टर, ठीक है। और वहीं पर एक कनेक्ट होता है आपका, इसी से एक कनेक्ट रहता है आपका कैपेसिटर। जो डोर होता है वहां पर आपकी कॉइलिंग की गई रहती है, वो होता है एक इंडक्टर, और उसी से कनेक्ट रहता है आपका एक कैपेसिटर। और ये जो सर्किट है ये कौन सी कंडीशन में हम रखते हैं, इसको हम रेजोनेंस की कंडीशन में रखते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी जो कंडीशन है, यहां पर XL की वैल्यू XC के इक्वल है। अगर हमारा XL और XC की वैल्यू इक्वल है तो यहां पर इस वाले सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, V/Z, और Z की जगह पर कितना V/R। इस सर्किट में इतनी करंट फ्लो रही है, कितनी करंट फ्लो रही है, I = V/Z, और Z की जगह पे कितना V/R। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस तरीके से ट्यून करके रखा है कि इंडक्टर का इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रेजिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। ये इस तरीके से हमने पहले प्रॉपर तरीके से सेट करके रखा है। अब जैसे ही कोई पर्सन, मान लो कि यहां से कोई पर्सन इसके अंदर कुछ भी मेटल का लेके जाता है, कुछ भी मेटल की चीज, ये तो जैसे ही यहां पर आप कुछ भी मेटल का इसके अंदर इंसर्ट करोगे, ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर अगर आपने कुछ भी मेटल का इसके अंदर इंसर्ट किया, तो इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप इसके अंदर मेटल का कुछ ना कुछ इंसर्ट करोगे, वैसे ही इसका जो इंडक्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। इस मेटल का, इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, यानी कि L विल बी इंक्रीज, L आपका बढ़ जाएगा।
और अगर हमारा L इंक्रीज होता है तो XL की वैल्यू भी आपस में इंक्रीज होएगी, क्योंकि XL इक्वल टू ओमेगा L। XL का फॉर्मूला कितना होता है? XL इज इक्वल टू ओमेगा L। और अगर हमारा L इंक्रीज होता है तो XL भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होएगा। और अगर हमारा XL इंक्रीज होता है तो क्या XL और XC हमारा इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे ही आपने कुछ भी मेटल का कुछ सामान अगर आप उस डोर के अंदर आपने इंसर्ट किया, वैसे इंडक्टेंस इंक्रीज, L इंक्रीज होने से XL हमारा इंक्रीज हो गया। XL इंक्रीज होने से हमारा जो उस सर्किट का जो नेट इंपिडेंस था, नेट इंपिडेंस दैट विल बी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर XL और XC इक्वल नहीं है, और अगर XL और XC इक्वल नहीं है तो ये आपका जीरो नहीं होगा, यानी कि Z विल बी चेंज। और अगर हमारा Z चेंज होएगा तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही थी V अपॉन Z, Z चेंज तो करंट विल बी, करंट आपकी चेंज होएगी। करंट जैसे ही चेंज होती है वैसे ही हमारा वहां पर एक अलार्म सेट होता है, वो अलार्म हमारा क्या होता है? आपका साउंड क्रिएट करने लगता है। बात समझ में आ गया? जैसे ही उस सर्किट में कुछ भी मेटल का आएगा वैसे ही सर्किट में L की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। L इंक्रीज होने से इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से सर्किट का नेट इंपीडेंस यानी कि कुल प्रतिबाधा चेंज हो जाएगी। इंपीडेंस चेंज होने से करंट आपका चेंज हो जाएगा और करंट चेंज होने से वहाँ पर एक साउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है उस, और वहाँ पर एक अलार्म आपका बजने लगेगा। ये आपका प्रिंसिपल होता है किसका? प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। अभी आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.11। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 7.11। तो इधर दिया है, सो दैट इन द फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ एन LCR सर्किट द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन एनी टाइम। दिया है कि जब आप LC ऑक्सीलेशन में एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी सेम, एडिशन ऑफ द सेम एट एनी टाइम। यानी कि जो जब आपने LC ऑक्सीलेशन पढ़ा था, ये था कैपेसिटर और ये था इंडक्टर। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में फुल चार्ज रहेगा, यहाँ पे चार्ज होता है प्लस, यहाँ पे चार्ज होता है माइनस। यहाँ पे जब चार्ज, जैसे आप इस कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हो, ये C है, ये L है, यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? यहाँ पर एनर्जी है एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो इंडक्टर होता है यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, ये यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है तो यहाँ की एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। जैसे मान लो कि कैपेसिटर की एनर्जी है 100 जूल, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है तो यहाँ की एनर्जी 100 जूल। ये इंडक्टर है तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी? 0। तो ये 100 है और ये 0 है तो 100 प्लस 0 कितना? 100। अब यहाँ से ये कैपेसिटर आपका धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, यानी कि चार्ज यहाँ से निकल के कहाँ पे जा रहा है? इंडक्टर में। तो यहाँ से समझ करोगे 20 जूल एनर्जी कम हो गई, ये बताओ, तो यहाँ की एनर्जी 20 जूल बढ़ गई। तो यहाँ की एनर्जी कितनी बची कैपेसिटर की? 80 जूल, और यहाँ पे 20, ये तो 80 प्लस 20 अगेन विल बी 100। यहाँ से आपका और कम हो गया, यहाँ से आपका 40 कम हो गया, 40, तो यहाँ पे कितना बचा? 60। ये होता तो 40 यहाँ पे आ गया, ये इंक्रीज हो गया, तो 60 प्लस 40 अगेन कितना? 100। यानी कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वही आपको प्रूफ करना है। तो ये बताओ LC सर्किट में जो चार्ज होता है, चार्ज का मैंने आपको इक्वेशन लिखा था Q इक्वल टू QM cos ओमेगा t, और LC सर्किट में जो करंट होता है उसका मैंने आपको इक्वेशन लिखा था I इक्वल टू IM sin ओमेगा t, लिखाया था। चलो वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले मैं कैपेसिटर की एनर्जी की बात करता हूं। तो कैपेसिटर की एनर्जी होती है Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला, और इंडक्टर की एनर्जी होती है UL इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर।
ये कैपेसिटर की एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये इंडक्टर की एनर्जी 1/2Li²। ये कितना होगा? Q की जगह पे आप ये लिखोगे, क्योंकि LC सर्किट में Q आपका ये था, I आपका ये था। जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था Q की जगह पे ये आपका आ जाएगा Qm cos ओमेगा नॉट T का स्क्वायर अपॉन 2C। आपको यही बताना है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एनी टाइम पे। तो ये कितना हो जाएगा? Qm स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट T डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, ये आपका आ गया कैपेसिटर की एनर्जी। इंडक्टर की एनर्जी निकालते हैं, तो इंडक्टर की एनर्जी का 1/2L इंटू आई की जगह पर ये आपका आ जाएगा Im साइन ओमेगा टी का, ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं। 1/2L इंटू Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। क्लियर? L को यहां से रिप्लेस करते हैं। ये बताओ ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC, पढ़ा आपने। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। L को अगर मैं इधर करता हूं, इसको मैं इधर करता हूं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? L इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू C लिख सकते हो। तो ये L की वैल्यू मैंने यहां पे रखी 1/2, L की जगह पर 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर C इंटू Im स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट T। Im स्क्वायर को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? देखो Im को रिप्लेस करने के लिए अभी मैंने यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है Q इज इक्वल टू Qm कॉस ओमेगा नॉट T, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने Im की जगह पर मैंने आपको डायरेक्ट लिखा था Qm इंटू ओमेगा नॉट। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। ये Q का इक्वेशन है, मैंने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया। तो dQ/dt इज इक्वल टू Qm कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो d/dt कॉस ओमेगा नॉट T, ये dQ/dt। और अगर आपको याद हो तो LC सर्किट में मैंने आपको बताया था, तो I जो होता है वो होता है माइनस dQ/dt, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ की करंट आपकी इंक्रीज होगी वैसे वैसे यहाँ का चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी I इक्वल टू माइनस dQ/dt। ये आपका हो जाएगा dQ/dt, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Qm cos T का डिफरेंशिएट माइनस साइन T माइनस साइन T, और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको आप एक बार और cos T का जो डिफरेंशिएट होता माइनस साइन T, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसका एक बार हम और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, तो ओमेगा नॉट आपका आ जाएगा बाहर, T का डिफरेंशिएट T के स्पीड में कितना? 1। ये आपका हो जाता है I इज इक्वल टू, हमारे पास जो है वो माइनस dQ/dt है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना? Qm ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट T। ये करंट का इक्वेशन, और अगर आपको याद हो तो करंट का इक्वेशन मेरा यही आया था। फिर अब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कर दो, और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी? 1। तो जैसे ही मैंने इसको 1 किया तो ये कौन सी करंट हो जाएगी? ये हो जाएगी मैक्सिमम करंट, यानी कि मैक्सिमम करंट कितनी? I मैक्सिमम इक्वल टू Qm इंटू ओमेगा नॉट। और जब हम Qm इंटू ओमेगा नॉट की जगह पे हम Im लिख सकते हैं, तो जैसे ही मैंने इसकी जगह पर Im लिखा था तो हमारा इक्वेशन कितना हो गया था? I इक्वल टू Im साइन ओमेगा नॉट, जो हमारे पास ये था। कहने का मतलब क्या हुआ कि Qm इंटू ओमेगा नॉट की जगह पर आप चाहो तो Im लिख सकते हो, तो Im की जगह पर मैंने लिख दिया Qm इंटू ओमेगा नॉट, तो Qm का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट T अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू C। ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट कैंसिल, ये 2 पहले से था। ये हमारा कितना आ गया? Qm स्क्वायर अपॉन 2C साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट T। ये किसकी एनर्जी? कैपेसिटर की एनर्जी। और ये किसकी एनर्जी? ये इंडक्टर की एनर्जी और ये कैपेसिटर की एनर्जी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो दोनों का अलजेब्रिक सम निकाल लेते हैं। तो UL प्लस UC, UL ये UC ये तो Qm स्क्वायर बाई 2C यहाँ भी है, Qm स्क्वायर बाई 2C यहाँ भी है, उसको मैंने बाहर किया।
यहाँ पे कितना बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस यहाँ पे कितना बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। ये हमारा आ जाएगा u इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमारी क्या निकली, नेट एनर्जी। ये बताओ ये जो नेट एनर्जी है क्या ये कहीं पे टाइम का फंक्शन है क्या, नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी होगी हमेशा हमेशा कैसे होगी, कांस्टेंट, हमेशा हमेशा कैसा होगा, अचर होगा। कैपेसिटर की एनर्जी देखो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, इंडक्टर की एनर्जी देखो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, बट जो टोटल एनर्जी है वो देखो चेंज नहीं हो रही है, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको यही फाइंड करना था कि कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी जो दोनों का जो सम होगा वो आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत हो। अगर आपके पास फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप फटाफट इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू सो मच।